वफाकी काबीना बन गई। आज अहम पहला इजलास भी हो गया और अहम फैसले भी हो गए। नई काबीना में आने वाले नए वुज़रा के हवाले से और पुराने वुज़रा के पोर्टफोलियोज के हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। जिक्र होगा आयशा गुलालाई के इमरान खान पर लगाए गए इल्जामात का। उनके पास जो मैसेजेस थे बकौल उन्होंने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को दिखाए हैं। अब इसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी, प्रोग्राम के अगले मौजू में बात होगी। और आज़ादी के 70 साल मुकम्मल होने को हैं। तालीमी इदारों का क्या किरदार रहा, कहाँ पे बेहतरी हो सकती है, कहाँ पे मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसी हवाले से बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आप देख रहे हैं बराह रास्त, मैं हूं इमरान हसन। जैसा कि मैंने आपको अपनी टॉप स्टोरीज के अंदर बताया, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर वफाकी काबीना की, नई वफाकी काबीना की तश्कील है। नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की काबीना की तश्कील है। 2 दिन मुसलसल ये खबर गर्म रही कि कौन से नए वुज़रा नई वफाकी काबीना में शामिल होंगे, कौन से नए वुज़रा शामिल नहीं होंगे और कौन से वुज़रा हैं जिनका पोर्टफोलियो तब्दील किया जाएगा। चौधरी निसार साहब के अलावा तकरीबन सभी वुज़रा उनको वापस लाया गया है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने रीज्वाइन किया है। कुछ नए नाम जिसमें दानियाल अजीज हैं, जिसमें तलाल चौधरी हैं, कई दीगर नए नाम हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया इस वक्त इस फेडरल कैबिनेट को। और साउथ पंजाब के हवाले से खास तौर पर साउथ पंजाब को शेयर दिया गया है इस फेडरल कैबिनेट के अंदर और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि साउथ पंजाब का जो हिस्सा है वो जरूर उसको फराहम किया जाए। और उसके साथ साथ ये बात भी यकीनी बनाई जाए कि जो एक एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है, शायद आने वाले वक्त में उसको जायल किया जा सके। प्रोग्राम के पहले मौजू में मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक तो नए चेहरों के हवाले से जो कि आज वफाकी काबीना का हिस्सा बने हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, वो किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे पुराने वुज़रा लेकिन नए पोर्टफोलियोज के साथ कैसे फराइज़ मनसबी को अंजाम देंगे। और इसी के आखिरी हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वज़ीर आज़म इस नई काबीना को कैसे लेकर चल पाएंगे। प्रोग्राम में ये 3 अहम नुकात होंगे जिस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। नज़्म ज़ब्त दौरान हज मुकम्मल नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें। खास तौर पर बस, ट्रेन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हजर अस्वद को बोसा देते वक्त कतार बनाएं। आपका बेहतर तर्ज अमल मुल्क की इज्जत व वक़ार का बाइस है। पाकिस्तान जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी असास है, हमें समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पे हमें दिया। ये इतनी आसानी से बनने नहीं वाला था, लेकिन एक मोजज़ा हुआ कि पाकिस्तान बन गया और अब हम सब आज़ादी का सांस लेते हैं और फख्र के साथ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान हूँ। कौमी सफर के 70 साल। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि नई काबीना तश्कील पा चुकी है। आज उसका पहला इजलास भी हुआ और उसमें कुछ अहम फैसले भी हुए। इन्हीं की डिटेल्स पे बात करते हैं। हाफिज ताहिर खलील साहब मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। इनसे इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और जैसे कि मैंने नए वुज़रा और पुराने वुज़रा के तजर्बे के हवाले से बात की तो यकीनी तौर पर इनसे पूछेंगे कि किस हद तक उनके लिए ईजी होगा, आसान होगा अपनी फ़राइज़ मनसबी को अंजाम देना। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। शाहिद अजमल मलिक हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। और आज जब ये काबीना बन रही थी तो इन्होंने ब्रेक किया इस खबर को पीटीवी न्यूज़ के लिए और फिर तमाम चैनल्स ने पोर्टफोलियोज खास तौर पे उनको पिक किया पीटीवी न्यूज़ से। शायद थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपकी इजाजत से सर मैं शाहिद अजमल मलिक से ही पूछ लेता हूं कि आपने चूंकि कवर किया जब पहला इजलास हुआ पोर्टफोलियोज को लेकर, थोड़ी डिटेल्स हमें बता दें किस तरीके से कैबिनेट फॉर्म की गई है, नए चेहरे कौन से जिसमें शामिल हो रहे हैं।
بالکल عमरान, एक तो यह है कि जब पोर्टफोलियोज की बात हम स्पेशली करते हैं तो अभी तक उसको ऑफिशियली कैबिनेट डिवीजन ने जो है नहीं दिया और कैबिनेट डिवीजन उसको अनाउंस करेगी. अब तक एक नोटिफिकेशन सामने आया है इसके बाद जिसमें बताया गया है कि फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो 27 हैं और ये भी कहा गया है कि जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो 16 हैं. आज सुबह जब मैं ये कवर करने के लिए प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद था तो उस वक्त जो है टोटल 46 की बात की जा रही थी कि 46 मिनिस्टर जो है वो ओथ लेंगे. कुछ लोग इससे भी ज्यादा तादाद बता रहे थे, लेकिन जो है बाद में हमारे सामने ये आया कि ये तकरीबन जो है 47 वुज़रा थे जिन्होंने हल्फ लेना था, लेकिन 43 ने आज हल्फ लिया, जिसमें 27 जो है फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो हमने आपको बताया और 16 स्टेट मिनिस्टर्स हैं. इनके पोर्टफोलियोज के हवाले से बात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि वो 45 दिनों का काम जो है 45 दिनों में 45 महीनों का काम करेंगे और आज उन्होंने ये जो है बात तो उसको प्रैक्टिकली हमें देखने को भी मिली जब उन्होंने काबीना की जो है फॉर्मेशन के फौरी बाद जो है एक जो है मीटिंग की और काबीना का पहला इजलास था. इसमें ये तमाम वुज़रा जिन्होंने ओथ लिया था ये वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि कुछ वुज़रा ऐसे हैं जिनके बारे में मीडिया में बात की जा रही थी कि उनके पोर्टफोलियोज ये होंगे. स्पेशली कुछ से मेरी भी बात हुई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से बात की जा रही थी. ख्वाजा आसिफ के हवाले से फॉरेन मिनिस्टर की बात इस वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि आज पीएम हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई है, पीएम ऑफिस के अंदर माफ कीजिएगा एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से ब्रीफ किया है वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को. अमीना जंजुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब तो यकीनी तौर पे पुराने वजीर भी हैं. मुख्तसरन शाहिद साहब ये भी बता दीजिए कि नए वुज़रा कौन से हैं और क्या कोई ऐसे वुज़रा भी हैं जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी मनसब पे आए? जी हाँ बिल्कुल, अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं उसके अंदर बिल्कुल नए वजीर हैं. इनके वालिद जो हैं वो वजीर रह चुके हैं, लोधरा से इनका ताल्लुक है. साउथ पंजाब के हवाले से स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो है नया चेहरा तो है लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर नए नहीं हैं. इस वजह से इनको जो है वजीर के ओहदे के हवाले से नया कहा जा सकता है. साथ ही कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने आज ओथ नहीं लिया. दलाल चौधरी जो है वो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट नाम है जिन्होंने ओथ लिया, वो वहाँ पर आए और बड़ी जी हाँ कहा ही जा रहा है लेकिन अभी तक ये पोर्टफोलियो चुके आना बाकी है. इसके साथ ही हमने ये देखा कि अयाज शराजी के हवाले से बात की गई कि वो उठाएंगे लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे. इस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो नए हैं और जो इंडक्ट हुए हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. हाफिज साहब आपकी तरफ में आता हूँ. अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो बात की जा रही है कि नए वुज़रा शामिल किए गए हैं, मैं सबसे पहले नए वुज़रा के हवाले से जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो पोर्टफोलियोज उनको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. एक तो इस सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक नए प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नेवर बीन अ प्राइम मिनिस्टर, कैसे देखते हैं? बात यह है कि ये एक अमूमी तासुर है कि मौजूदा कैबिनेट जो है अब जबकि इलेक्शन जो है आम इंतखाबात वो महज तकरीबन 9 महीने के या 10 महीने के फासले पर हैं, तो ये अमूमी तासुर है कि यही काबीना जो है मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएगी. क्योंकि अभी कुछ मामलात हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तय करने हैं और उसमें उनकी पार्टी की लीडरशिप का मामला भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में एक नया सरबराह आना है वहाँ पर, तो ये बातें भी चल रही हैं. तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए और इस अमर को पेश नज़र रहना चाहिए कि पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं आज, और ये इस कैबिनेट के सामने जो बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं जिसका आज इजहार फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है कि नंबर 1 जो उन्होंने 3-4 उमूर जो हैं जो 3-4 बातें की हैं और जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है. नंबर 1 जमहूरी तसलसल की बात की है उन्होंने कि मुल्क में जमहूरी तसलसल होना चाहिए और उसको मुस्तहकम बनाने के लिए हमें अपनी बहसीयत कैबिनेट मेंबर्स अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए ताकि मुल्क में जमहूरी अमल जो है वो मुस्तहकम हो. दूसरा मईशत की मजबूती का उन्होंने हवाला दिया है कि पाकिस्तान में हालिया बरसों में मईशत की बहाली के लिए और मईशत के इस्तेहकाम के लिए, मईशत की मजबूती के लिए जो इक़दाम हुए हैं, जो पॉलिसियाँ हुई हैं, उनको तसलसल होना चाहिए ताकि मुल्क जो है अपनी मुआशी मंजिल की तरफ तेजी से. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस पर आपकी इजाजत से मैं करना चाहूंगा. जिन वुज़रा के पोर्टफोलियोज को तब्दील किया गया है, मेरा सवाल सियासत के तालिब होने की हैसियत से आपसे ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे जब भी फैसले करती हैं, जाहिर बात है उसमें अपने सियासी मफादात को जरूर मलूज़े खाते रखा जाता है, रखा जाना चाहिए भी, रखा जाता है.
तकरीबन 9 से 10 महीने बाकी हैं अगले इंतखाबात में। मुख्तलिफ अहम वज़रा, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है, दो के उसमें आबिद खैर अली साहब ही हैं, लेकिन उसके फेडरल मिनिस्टर को चेंज किया गया है। तो आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन है? मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी के ऊपर कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, बात यह है इमरान के इस वक्त जो टारगेट्स मिनिस्ट्रीज के सेट हो चुके हैं, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में सेट हुए थे, उन पर बड़ी तेजी के साथ अमल भी हो रहा है, जिसमें तवानाई के मंसूबे हैं, बिजली की पैदावार के मंसूबे हैं, और उसमें सबसे अहम जो है सी पैक है। तो एक मुल्क एक रिदम के साथ और एक तसलसल के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन की हुकूमत की तरफ से जो मैसेज आया है और उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि सी पैक के मंसूबों पर बड़ी तेजी के साथ और तसलसल के साथ अमल हो रहा है। कल चाइनीज एम्बेसडर मिले हैं, उनकी पहली मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से भी, और वो मुतमईन थे इस बात पर भी। कल हमारी भी उनके साथ मुलाकात हुई है ओट टेकिंग सेरेमनी में, तो वो इस बात पर मुतमईन थे कि पाकिस्तान में सी पैक का मंसूबा जो है, और प्राइम मिनिस्टर ने सी पैक को अपनी तहवील में अपने जेर निगरानी जारी रखने के लिए अपनी तहवील में रखने का फैसला किया है, और ये एक खुशाइन फैसला है। अच्छा, इसमें जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी, शायद अगर आप हमें कंफर्म कर पाएं कि एहसन इकबाल साहब को तो चूंकि इंटीरियर का पोर्टफोलियो दिया गया है, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से कुछ सामने आया है क्या? वो भी इन्हीं के पास रहेगी? अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन यह है कि उसमें बहरहाल ये एक बहुत अहम वजारत है। इसमें एक फुल फ्लैज जो है मिनिस्टर लाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत उनके साथ ही रहेगी। आप साहब, जहाँ जो मेरी इतला है उसके मुताबिक एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वफाकी एजुकेशन के, अब वो वफाकी वजीर बन गए हैं, फुल फ्लैज वजीर बन गए हैं, तो उनके पास एजुकेशन रहेगी। एहसन इकबाल के पास मनसूबा बंदी रहेगी, प्लस इसी तरह प्लस दाखिला इनके पास आ जाएगी। इस तरह फॉरेन अफेयर्स जो है वो ख्वाजा आसिफ के पास आ गए हैं। ख्वाजा साहब ने पानी बिजली में जो काम किया है और उसके नतीजे में जिस तरह से लोड शेडिंग में कमी हुई है, तो एक उन्होंने एक अमल जो है एक उसको बना दिया है, और मेरा ख्याल है जो मेरा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन साहब ये भी है, बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट आप इसका जवाब दें कि बहुत सारे मंसूबे जब एक वजीर अपनी जेर निगरानी शुरू करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनके नाम के साथ वो मंसूबे रहें, उनका इफ्तिताह भी वो करे। बहुत बड़े बड़े मंसूबे जेर तकमील हैं, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर उन्होंने उनके इनिशिएटिव्स हैं यकीनी तौर पे हैं, तो उनका क्रेडिट भी वो लेना चाहेंगे। तो अब की बार अगर उनका पोर्टफोलियो चेंज हो गया तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली ख्वाजा साहब के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है? ये वो बात नहीं है। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली स्पीच में भी ये बात की थी, और ये उनके एक सोच और उनके कल्चर की नुमाइंदगी करती है कि जब प्राइम मिनिस्टर की इंतखाब का मरहला आया तो इस पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं था, और अब जो भी मंसूबे बन रहे हैं उसका क्रेडिट जो है वो पार्टी की तरफ जा रहा है, इंडिविजुअल की तरफ नहीं जा रहा। मामलात जब इनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक वाज़ेह लकीर खिंच जाती है कि कोई भी मंसूबा किसी फर्द के नाम के साथ मंसूब नहीं होता, बल्कि वो एक इज्तिमाई क्रेडिट की तरफ जाती है कि उस दौर में मुकम्मल हुए, उस दौर में मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये एक क्रेडिट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो इसमें कोई भी आ जाए, ए हो या बी हो, ख्वाजा आसिफ हो या ना हो, ख्वाजा आसिफ का पोर्टफोलियो अगर पानी बिजली रहे या वजीर खारजा की हैसियत से रहे, लेकिन ये क्रेडिट उस पार्टी को जाएगा जिसके दौर में ये मंसूबे। अच्छा, शायद आप से मुख्तसरन में ये जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज काबीना से खिताब किया उसमें कुछ बड़ी अहम बातें की, हर हफ्ते इजलास काबीना का बुलाने की बात की, काम ज्यादा करने की बात की। थोड़ा सा मुख्तसरन हमें उस गुफ्तगू का मतन बता दीजिए ताकि मैं हाफिज साहब से इस पे तजजिया ले लूं कि वो। देखिए, उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं। एक तो उन्होंने काम के हवाले से कहा है, फिर काम के हवाले से समझने के लिए एक बार फिर हमें देखना होगा कि उनका अपना आज़म क्या है। वो चाहते हैं कि 45 दिन भी अगर हो तो 45 माह का काम किया जाए, तो वो काम के हवाले से एक्टिवली उसको देख रहे हैं। दूसरा, हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको मुकम्मल इख्तियार तो होगा, लेकिन कोई बैरूनी मुल्क अगर दौरे होंगे तो उसके हवाले से वो आगाह करेंगे और सिर्फ काम के हवाले से दौरा जो है वो किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। दूसरे नंबर पे फिर जो हिदायत जारी की गई है उसमें कुछ डिवीजन और मिनिस्ट्रीज के हवाले से जो है उनको डिवाइड किया गया है। मसलन एक मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर डिवीजन जो है वो बनाए गए हैं, तो उनकी कारकर्दगी को खुद देखा करेंगे। साथ ही हर हफ्ते अगर काबीना का इजलास होता है तो वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, मुसलसल लोग उनको मिलने के लिए, एमएनएज, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। वो उनसे उनके इलाकों की तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने वैस लगारी से डीजी खान का पूछा, तो अमीर मुकाम से जो है केपी की तरक्की का पूछा। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो हमें नजर आ रही है काम के हवाले से। ठीक है हाफिज साहब, जो मंसूबों की तकमील है इस हुकूमत के लिए इस वक्त अगर सबसे बड़ा एक फोकस पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से,
तो वो उन मंसूबों की तकमील है, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे वो दीगर पॉलिसीज हैं, उनकी तकमील को लेकर नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा कद सियासत में भी है, अपनी पार्टी में भी है, और वो वजीर आजम भी थे, ओहदा भी बहुत बड़ा था उनके पास, चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए उस टाइम लाइन को मीट करना एक चैलेंज होगा आपके ख्याल में, या आपको लगता है? ये यकीनन एक चैलेंज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, जहाँ तक बहुत अरसे से मुझे उनको कवरेज का मौका मिला है और उनके साथ मैं उनके अंदाजे सियासत को भी जानता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी एक प्रैक्टिकल आदमी है और वक्त की कदर करना जानते हैं और फिक्स्ड उनका अंदाजे अमल है और वो एक फिक्स्ड एजेंडे पर चलते हैं। और जो चौथी उनकी खसूसियत ये है कि वो एक इश्तराके अमल पर यकीन रखते हैं कि जो भी फैसला किया जाए वो मुशावरत के जरिए किया जाए और उस पर अमल होना 100% यकीनी बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो एक काम करने का जो तरीक़ेकार है वो दूसरों से बहुत हद तक हटकर है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, जज्बे के साथ काम करते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि ये तकरीबन 30 साल उनको सियासत में हो गए हैं और मैं देख रहा हूँ कि 85 के बाद से 88 के बाद से जब से वो सियासत में आए हैं तो उनका एक तसल्सल रहा है, एक तवज्जो रही है और एक फिक्स्ड एजेंडा रहा है और मेरा ख्याल है कि उस एजेंडे से कभी आगे पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि उनकी जो पार्टी के अंदर उनके दोस्त हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जब उनका नाम तजवीज़ हुआ था वो उनकी खसूसियात और उनकी सिफात की वजह से तजवीज़ अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हमारी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दो के तहरीक इंसाफ तो मैं खैर नहीं कहूंगा, लेकिन शेख रशीद साहब क्योंकि तहरीक इंसाफ ही का समाव हिस्सा है तो उन्होंने एक एतराज लगाया है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से LNG स्कैंडल की, जिसपे उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आपको आंसरेबल हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। जो दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी, दीगर ऐसी जमातें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर डेवलप होगा? आपको क्या लगता है? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, हमने देखा है। अब्बासी साहब को नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, अब्बासी साहब एक लो प्रोफाइल के आदमी हैं, बहुत धीमे मिजाज हैं और लेकिन उनके फैसले जो हैं वो बहुत दूररस किस्म के होते हैं और बड़े फोकस्ड किस्म के फैसले होते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी आपको बड़े सख्त भी करना पड़ते हैं, उसमें आपका मिजाज संभव आड़े भी आ जाता है। नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट में वो तो ठीक है। खासतौर पर जब हम कराची की सूरत हाल की बात करते हैं, सर, रेंजर्स की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ मसाइल की बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि देखें, एक जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कराची में अमन अमान की बात है, तो इस हवाले से वो पहले भी कह चुके हैं और इन्होंने सख्त फैसले करेंगे बिल्कुल कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह उन्होंने जब LNG की बात हुई, कौमी असेंबली में खिताब किया, उन्होंने ओपन दावत दी कि आप रेफरेंस दायर करें या कुछ भी करें, जबकि नैब का ये स्टेटमेंट आ चुका है कि LNG के मामलात पर जो कार्रवाई हो रही थी या जो इंक्वायरी हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। तो नैब ने तो अपनी कार्रवाई अगर, लेकिन उन्होंने पेशकश की है प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कि अगर किसी के पास कोई मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई सबूत है, तो वो ले आए, वो उसका खैर मकदम करेंगे। मेरा ख्याल है कि देखें, ये इल्जाम और जवाबी इल्जाम की सियासत तो चलती रहती है। अब जो वक्त आ रहा है और पार्टियां जो है अपने मंशूर की तैयारी में लगी हुई हैं, अब हमें मुनासिब ये होगा, जिसका आज इजहार भी किया प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमें गालिब गलोच की सियासत को खत्म करना होगा, हमें इल्जामात की सियासत को खत्म करना होगा और हमें उस एजेंडे की तरफ बढ़ना होगा जो मुल्क की तरक्की का एजेंडा है। यही वजह है कि आज उन्होंने कहा है कि इस इल्जाम को खत्म करने के लिए जो दो MNAs के दरमियान आयशा गुलालाई और इमरान खान के माबैन जो इल्जाम जवाबी इल्जाम की सियासत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जिन्होंने इल्जाम लगाया, जिन पे लगा। अच्छा, फॉरेन मिनिस्ट्री इज बीन अ ग्रेट टॉपिक जिसके बारे में डिबेट की जाती रही है। इस हवाले से जरा बताइए, एक ख्वाजा आसिफ साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई है और पिछले 4 साल मुसलसल खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती नजर आई है कि इट शुड बी अ प्रॉपर रेगुलर फॉरेन मिनिस्टर, और अब ख्वाजा आसिफ साहब आ गए हैं। कोई फर्क पड़ेगा हमारी सतह के ऊपर? जहां तक ये फॉरेन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, फॉरेन डिफेंस मामला तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात का मामला हो, इसमें अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का मामला हो, इसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मामला हो, इसमें सेंट्रल एशिया के कंट्रीज का मामला हो, इसमें आसियान का मामला हो या OIC से वाबस्ता ममालिक के मामलात हों, तो ये वो मामलात हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इशूज से मिलते जुलते हैं। और इन मामलात पर चूंकि एक दस्तरस पहले ही डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें हासिल है, इसलिए उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री को चलाने में कुछ मुश्किल नहीं होगी। मेरा सवाल ये है कि वो जो अपोजिशन जिस बात पे आप सब जोर देती आई कि जी ये लेके आए,
वो कोई खास फर्क पड़ेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर? कोई तब्दीली हम देखेंगे खासतौर पे टुवर्ड्स आवर नेबर्स? हम ईरान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, उसमें कोई तब्दीली हम देखेंगे अब जब एक फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा तौर पे आ गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बड़ी तब्दीली, देखिए पॉलिसियां जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, कैबिनेट बनाती है और पार्टियां बनाती हैं, और ये फार्मूलेशन होती है कायमा कमेटियों के इजलास में। कायमा कमेटी डेलिब्रेशन करती है और उसके बाद सिफारिशात हुकूमत को भेजी जाती हैं, हुकूमत उस पर पार्लियामेंट में बहस कराती है और उसके बाद पॉलिसियां रूबा अमल आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई चंदा मुश्किल पेश आएगी कि पॉलिसी क्या होगी अफगानिस्तान के हवाले से, इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से कोई चेंज आ जाएगा या नहीं आएगा, ऐसी कोई बड़ी ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हुज्जत तमाम जरूर हुई है कि वो जो चाहते थे कि एक फॉरेन मिनिस्टर होने चाहिए जो कि रेगुलर वजीर खारजा हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। उनकी एक प्लानिंग है कि वो लाहौर जाएंगे, वाया मोटरवे जाएंगे, खबरें आ रही हैं, और वो अवाम को एंगेज करना चाह रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, कितना अच्छा डिसीजन है ये? नहीं, ये देखें दो बातें थी। एक तो ये था उनका फैसला कि पहले ये फैसला हुआ था कि उनको जीटी रोड से ले जाया जाए, लेकिन उस पर पार्टी में एक डेलिब्रेशन हुई और पार्टी ने रिट्रीट किया। बहुत ऐसा इकदाम था कि ऐसा कोई इकदाम, क्योंकि देखें ये सिर्फ लोगों के जज्बात की बात नहीं है। ठीक, इस वक्त मुल्क में जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो बहुत संगीन हैं और इसमें किसी लीडर का एक्सपोजर, आप बेनजीर का देख लें सानेहा, कि बेनजीर का सानेहा जो है वो महज एक मामूली गलती की वजह से हुआ। अल्लाह ताला मुल्क को ऐसे हादसात से बचाए, और मेरा ख्याल है कि पार्टी ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि इसमें कम से कम एक्सपोजर होना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए मोटरवे के जरिए जाने का फैसला किया। और मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त फैसला है कि आवाम के साथ राब्ता भी रहे, लेकिन यह है कि वो इस तरह का राब्ता नहीं हो कि मुल्क जो है खुदा न खास्ता किसी नए सानहे की तरफ बढ़ जाए। बिल्कुल सही, ये मामला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपने इस अहम मामले में अपना तजिया रखा। हमारे सामने सीनियर तजियाकार और सहाफी हाफिज ताहिर खलील साहब मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। शाहिद अजमल मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया था, सीनियर कोरेस्पोंडेंट है हमारे, जो कि हमें आज की कैबिनेट की डिटेल्स बता रहे थे, उसके साथ साथ कुछ पोर्टफोलियोज के हवाले से भी डिस्कस हुआ। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी नोट पे मैंने ब्रेक लेना है, और ब्रेक के साथ ये भी कहना जरूरी है कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं। ये पिछले जो 2 हफ्ते गुजरे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल के हफ्ते थे, और बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गई। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के तब्दील हो गए, लेकिन इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात सामने आई है वो हमारे सिस्टम की मजबूती, पार्लियामान की मजबूती, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, जिसके बाद की सिस्टम डीरेल होने के बजाय विद इन 4 to 5 days इज बैक ऑन ट्रैक। दुनिया इस चीज को देख रही है, और आई होप एंड बिलीव कि पॉजिटिव नजरों से देख रही है। हम फॉलोअप जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आयशा गुलेलाई के मौजू के हवाले से, उसमें कुछ आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या हुई हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। तवाफ काबा एक अजीम सादत। आज़मीन हज दौरान तवाफ उजलत व अफरा तफरी से गुरेज और धक्कम पेल से इज्तनाब करें। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल करें, और याद रखें कि हजर अस्वद को बोसा दूर से इशारे के जरिए भी जायज और शरई अमल है। तहरीक पाकिस्तान का आगाज करारदाद पाकिस्तान से हुआ, मगर इसके वर्षों पेशतर पाकिस्तान की मुसलमानों की अलहदा ममलकत की तहरीक चल रही थी। पाकिस्तान उसका नुक्ता उरूज था, और मैं आज 70 बरस गुजरने के बाद अपनी हैसियत में कह सकता हूँ फख्र के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, मैं हूँ पाकिस्तान। कौमी सफर के 70 साल।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करनी हमने आयशा गुलालाई के हवाले से, जो कि ट्विटर के अंदर मुसलसल टॉप ट्रेंड में है पाकिस्तान में पिछले 3 दिन से, बल्कि 4 दिन से मुसलसल टॉप ट्रेंड के अंदर मौजूद है और उनके ऊपर सबसे ज्यादा बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, वो आयशा गुलालाई का ही टॉपिक है। इसकी बुनियादी वजह उनके लगाए जाने वाले इमरान खान पर इल्जामात हैं और फिर उसके बाद उनके पैदर पे मुख्तलिफ प्राइवेट टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज हैं, जिस सिलसिले में कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि उन्होंने वो मैसेजेस, वो ममनुआ या मोतरज़ा मैसेज, जो भी उनको आप नाम दें, जिनके बारे में वो कह रही थी कि बतौर सबूत उनके पास मौजूद है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो उन्होंने सीनियर सहाफ़ी जो जियो न्यूज़ के लिए 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक, उनको दिखाए। और उनका ये कहना है कि मैंने वो मैसेजेस देखे, लेकिन मैंने जितना बोलते हुए हामिद मीर साहब को सुना, जिस पर उनका ये कहना था कि मैं अभी नहीं कह सकता कि वो मैसेज इमरान खान साहब के ही थे, लेकिन अगर वो मैसेज इमरान खान साहब के ही थे तो आयशा गुलालाई के मौक़िफ़ को उससे तक़वियत मिल सकती है। हम कोशिश करेंगे हामिद मीर साहब से, उन्होंने कमिट किया था कि वो टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी हम डिटेल्स लें। फिल वक्त तारिक चौधरी साहब हमारा अपना पीटीवी का फेस है, एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज के अंदर। इनसे हम तज्जिया लेते हैं कि सारी सूरत हाल के बाद, क्योंकि आज एक पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की गई जिसे मंजूर कर लिया गया कौमी असम्बली के अंदर और तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत भी की, तो शोएब साहब से इसके ऊपर तज्जिया भी लेते हैं। शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। सबसे पहले तो अब ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, इस पर जरा अपना तज्जिया दें कि ये कैसी डेवलपमेंट है और क्या ये जरूरी थी, ये होना चाहिए, या फिर जिस तरह तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की वो इस इशू को शायद टेकअप नहीं करना चाह रही तहरीक इंसाफ, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, 2 मुमकिन इसके सोल्यूशन थे। तो ये था कि जो खवातीन पार्लियामेंटेरियन का कॉकस है उसमें इस मामले को ले जाया जाता है, या गुलालाई खुद ले जाती, या जो है पीटीआई ले जाती, जो कि ज़ाहिर है वो मुतासरा अफरीकी और उनकी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस मुसलसल कह रही हैं कि ये इल्ज़ाम जो है गलत है। तीसरी सूरत ये थी कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते कि चूँकि वो उनके ऊपर बरह रास्त इल्ज़ाम लगा है तो वो खवातीन पार्लियामेंटेरियन के बारे में वो कहते हैं कि खवातीन कमेटी बना लें। उसके बाद आज देखें कि हमारे यहाँ गुज़श्ता कई अरसे से एक बड़ी बहस चल रही है कि सियासी मामला को अदालतों में नहीं ले जाना चाहिए। हम सब इस पर बहुत बहस करते हैं, तो शायद उसी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस पर इनिशिएटिव लिया। उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा कि ये इन कैमरा होना चाहिए। बड़ी खास बात यह है, इस बात से उनकी नीयत जाहिर होती है, वो चाहते हैं कि ये मामला शख्सियत पे कोई मामला हल भी हो जाए, उसका कोई सोल्यूशन सामने आए। तो उन्होंने बाद में पता चला कि एक नोटिफिकेशन भी हो रहा है और कमेटी बन गई है असूली तौर पर, और उसने 1 महीने के अंदर अंदर काम करना है। थोड़ी देर पहले मैं देखा था शफकत साहब को, उन्होंने कहा जी कि हम उस कमेटी को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उस कमेटी में हमारे हरीफ हैं, लेकिन हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि अगर दुनिया में तो ऐसी कोई कमेटी नहीं बन सकती जो आपके अपने लोगों पर मुश्तमिल हो। जो भी कमेटी होगी उसमें कोई ना कोई पार्लियामेंट के रुकन हो, चले आप अपनी तरफ से नाम दे दें, उसमें ऐसे लोग भी तो हैं जो ना पीपल्स पार्टी में है, ना मुस्लिम लीग नून में है, ना पीटीआई में, ऐसे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, खवातीन भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता था। देखिए, अगर मामला जो है कहीं किसी कमेटी में, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी लेजिस्लेटिव फोरम पे ना गया तो फिर ये मामला इस तरह जो है सोशल मीडिया पे उछलता रहेगा, लोग चस्के लेते रहेंगे, बात बढ़ती जाएगी। और मैं ये आपको बता दूं कि हर रोज एक नई खबर आती जाएगी। नहीं, लेकिन ये जो कल रात की डेवलपमेंट है, जो हामिद मीर साहब ने जो मैसेज देखे, अभी मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा सर ट्राई कीजिए अगर हामिद मीर साहब से बात हो जाए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं लगती आपको? देखिए, मैं हामिद मीर साहब ने जब अपने प्रोग्राम में बात की, फिर जब उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बात की, मुझे लगा कि वक्त के साथ वो भी थोड़े से मोहतात होते गए। मैं चाह रहा था कि अगर हमें ज्वाइन करते तो हम उनसे खुद डिटेल्स पूछ लेते। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा उसके बारे में जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। मैंने जो खानजादा साहब का प्रोग्राम है उसमें उनका बीपर सुना था बड़ी एहतियात के साथ, अल्फाज को भी देखा और उनके जो आवाज थी उतार चढ़ाव को पता चल जाता है इंसान को कि मतलब किस लहजे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेटली फिर वो जो खातून थी आयशा गुलालाई वो भी आई और बहुत डिटेल से आई। लेकिन अमीर साहब ने उस वक्त बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैंने जो सुना है, जो मैंने पढ़ा है, उससे आयशा गुलालाई के मौक़िफ़ की तायद होती है, लेकिन इसको तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि जब तक हम किसी इंक्वायरी पर नहीं जाएंगे उस वक्त तक मामला जो है इस तरह एक गलियों बाजारों और चौराहों की ज़िम्मत बना रहेगा। और उससे क्या होगा? साहब, एक मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आयशा गुलालाई अगर उनके पास आजकल तो हामिद मीर साहब टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपके आने से पहले हम आप ही का जिक्र कर रहे थे सर, वही जो कल डेवलपमेंट हुई बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, आपसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने पूछा भी, हमने सोचा कि पीटीवी के प्लेटफॉर्म से भी आपसे बात की जाए। कुछ डिटेल्स हमें बता पाएंगे सर, कल जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई और उसमें जाहिर बात है अब आप एक इंतहाई अहम किरदार के तौर पर सामने आ चुके हैं, चूंकि मैसेजेस आपने देखे हैं आयशा गुलालाई साहिबा के।
देखिए, मैंने मैसेज देखे थे प्रोग्राम अपना शुरू होने से पहले, और आपने देखा कि मैंने अपने प्रोग्राम में तो उनका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वो तो मुझे प्राइवेटली दिखा रही थी। वो जाहिर बात है, फिर वो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, वो बात बाहर निकल गई, फिर मेरे से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। तो ये उनका आयशा बुल्लई के मैसेजेस हैं, वो उनसे आपको पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्या दिखाया है। अब वो तो वही दिखा रही थी ना जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा था। जब मैंने इमरान खान साहब से उनके बारे में बात की, इमरान खान साहब ने कहा जी कि उन्होंने आपको सिर्फ एक ऐसा पोर्शन दिखाया कन्वर्सेशन का जो उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है तहकीक तलब है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं इसमें कोई अहम किरदार नहीं हूँ। मैं अगर कल से आपकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, कल से बड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, लेकिन देखिए ना, उससे ये पहलू जो है वो सामने आता है कि ये मामला तहकीक तलब है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। आज वजीर आजम शायद मकान अब्बासी साहब ने बहुत अहम बात की है कि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इल्जाम लगाया वो भी उनके लिए काबिल एहतराम है, जिन पर इल्जाम लगाया गया वो भी बड़े काबिल एहतराम है। तो वजीर आजम साहब की जो लाइन है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज भी किया गया। आज कुछ कौमी असम्बली में लोगों ने इसको एक पर्सनल मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिर्फ ये कह के मुस्तरद कर देना इस बात को, इसकी तहकीक की कोई जरूरत नहीं है, ये बात जो है ये ठीक नहीं है। इसकी तहकीक होनी चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, और अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी फोरम पर इसकी इंक्वायरी के लिए पीटीआई तैयार नहीं है तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट से बाहर कोई फोरम बना दें। अच्छा, या फिर ये ठीक है मीर साहब, आप चूंकि सीनियर सहाफी हैं और उससे भी ज्यादा सीनियर एंकर पर्सन है, आपका एक बड़ा कंफर्ट लेवल है मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ। एक रीजन ये हो सकती है कि शी फेल्ट कंफर्टेबल कि उन्होंने वो मैसेज आपको दिखा दी, उससे पहले काशिफ अब्बासी को नहीं दिखाए, मुबशिर लुकमान को नहीं दिखाए, लेकिन आपको उन्होंने दिखा दी। एक रीजन हो सकती है, लेकिन अब जब हम तहकीकात की बात कर रहे हैं तो वो तहकीकात फिर किस सतह पे और उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इन मैसेज को देखने के बाद आप क्या तजिया करेंगे? किस बेस पे हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है? देखिए ना, मैंने भाईजान सारे मैसेज तो नहीं देखे ना, मुझे तो सिर्फ सिलेक्टेड मैसेज दिखाए गए, और वो भी प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले। शायद वो इसलिए कि मैं उनको प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बार बार कह रहा था कि आप इल्जाम तो लगा रही हैं, लेकिन इल्जाम जिन मैसेज की बुनियाद पे लगा रही हैं वो आप दिखाई नहीं किसी को। वो भी सेनेटर सितारा याद साहब भी बैठी हुई थी। जब हम स्टूडियो में चले गए तो उन्होंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले शायद अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए मुझे कुछ चीजें दिखा दी। मैंने तो उनका प्रोग्राम में जिक्र ही नहीं किया। हाँ, उन्होंने प्रोग्राम में एक दफा कहा, अपनी जुबान से उन्होंने कह दिया कि अगर आप देखें तो वो मैसेज में चीजें मौजूद हैं। तो मैं उनकी बात समझ गया था कि वो अब इसलिए कह रही है कि उन्होंने मुझे चीजें दिखा दी हैं। तो लेकिन मैंने उसको मैंने आगे मामले को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा ना। लेकिन अब जबरदस्ती मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ना मैं 3 में ना 13 में। इसकी एक जर्नलिस्ट जो है वो इसका फैसला नहीं करेगा। इसका फैसला एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी करेगी, या ऐसी पार्लियामानी कमेटी कर सकती है, या ऐसी अदालत कर सकती है जिसपे दोनों फ्री कैन। चले एक आपसे तजिया तो फिर हम ले सकते हैं ना, इतनी इजाजत तो दीजिए। कल आपने जो नशिस्त की जिसमें आपने ढेर हाँ सवाल किए और उसके जवाब भी आपको मिले 2 कि हमने वो देखा, लेकिन हर एंकर पर्सन का, हर जर्नलिस्ट का, तजियाकार का एक अपना तजिया होता है। आपका तजिया इस केस के हवाले से क्या है, इस मामले के हवाले से? मेरा तजिया ये है कि ये तहकीक तलब मामला है। आयशा बुल्लई के इल्जामात जो हैं वो बहुत सीरियस नौयत के हैं। वो किसी आम आदमी पे इल्जाम नहीं लगाए गए। उन्होंने इल्जाम एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के हेड पे लगाया, जो कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़मीन के मेंबर भी हैं, और उनके साथ भी मैंने इस इशू पर बात की है। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अब इस बात पर आमादा हैं कि पहले तो वो जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन शायद आज या कल में उनकी तरफ से कोई जवाब आ जाएगा और वो शायद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ उनका जवाब आ जाना जो है उससे शायद मसला हल ना हो। इसमें पीटीआई को चाहिए कि वो सीरियसली सोचें कि कोई ऐसा फोरम पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जिसमें दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी एविडेंस पेश करें और गैर जानबदार लोग उस मामले को तय कर लें तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिस्पॉन्ड किया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी तारिक साहब। हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये मामला ना आपने, ना मैंने, ना हामिद मीर साहब ने, यहाँ तक कि जो बंदा इससे वाकिफ उसने भी नहीं करना। ये 2 फ्रीकैन का मामला है जो कि दोनों, एक MNA है और दूसरा एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह है। या तो जो कंप्लेनेंट है वो किसी अदालत में जाए और कहे कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है तो मेरे पास ये प्रूफ है, या फिर जो डिफेंडेड है वो जाए।
पिछले दिनों आपको याद होगा कि पीटीआई ने खुद ही एक क्राइटेरिया जो है ना मुल्की लेवल पे तय कर दिया था कि जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगे उसको चाहिए कि वो अपने आप को क्लियर करे। ये आपने देखा होगा मियां नवाज शरीफ उनकी फैमिली के केसेस में, तो उसी क्राइटेरिया पे अमल करते हुए या उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि एक उन्होंने मुताबिक कराया ना तरीका, उसके मुताबिक खुद अपने आप को लेके जाएं, चूंकि स्टेक बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक ये मामला चलता रहेगा, लोगों की किस्तें उछलती रहेंगी, गाली पड़ती रहेगी, पीटीआई के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स एक दूसरे के सामने रहेंगे, एक दूसरे की किस्तें उछालते रहेंगे। बेहतर यह है कि इस मामले को हल किया जाए। ये मामला किसी न किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी पार्लियामेंट इंक्वायरी में हल होना है। जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, जितने मर्जी कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये मेरा और उनका इमरान खान साहब का और गुलाम नबी साहब का के कह देने से या इमरान खान के कह देने से मामला हल हो जाता या आम जिंदगी में हो जाता, तो ये अदालतें किस लिए हैं? आप समझते हैं मामला अदालत में जाना, जिस तरह कोई लेजिटिमेट फॉरम हो जहाँ से जिसकी बात की, जिसके फैसले की अहमियत हो। वरना उनके सपोर्टर कहते रहेंगे गलत है, उसके हमायती कहते रहेंगे ठीक है। तो जब तक कुछ फैसला ना करे ना, कोई ऐसा दावा ना करे जिसके पास फैसले की कुव्वत हो। राइट सर, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आपने। वक्त दिया। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनको मैंने कहा कि वो बड़ा अहम किरदार हो गए हैं कल के बाद, जिसको वो कह रहे थे कि नहीं मैं कोई अहम किरदार नहीं हूं, मैं न 3 में न 13 में, उनका ये कहना था। लेकिन वो मैसेजेस उन्होंने देख लिए हैं जो इससे पहले सिर्फ इमरान खान साहब ने किए थे बकौल आयशा गुलालाई, और आयशा गुलालाई ने देखे थे, कल हामिद मीर साहब ने भी देख लिए हैं। उन्होंने कहा कि तकवीयत मिलती है अगर वो मैसेज इमरान खान साहब के हैं, लेकिन क्लियर होगा फोरेंसिक चेकअप से, रिपोर्ट से। देखते हैं क्या इस मामले में से हल निकलता है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। 70 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, कितनी बेहतरी की गुंजाइश इसमें मौजूद है, प्रोग्राम का आखिरी मौजूद होगा। मैं बंगाली हूँ, मैं शादी करके पाकिस्तान आई हूँ। पाकिस्तान में आके मैंने कल्चर डांस शुरू किया, पाकिस्तानी कल्चर डांस करती हूँ। मैं एक डांसर हूँ। पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ पाकिस्तान। कौमी सफर के 70 साल। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें करीबन 70% या फिर उससे भी जायद जो उसकी आबादी है, जो नफूस पर मुश्तमिल है, वो यूथ पर मुश्तमिल है, वो यंग लोग हैं, नौजवान हैं। और उस नौजवान नस्ल के लिए इस माशरे के अंदर खास तौर पर रोजगार के नुक्ता नज़र से या एक बेहतर जिंदगी गुजारने के नुक्ता नज़र से एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, ये वो सवाल है जो इस वक्त शायद वक्त के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब इंतहाई जरूरी है तलाश किया जाना, और उसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे उस एजुकेशन सेक्टर से है या उस एजुकेशनल स्ट्रक्चर से है जिसके तहत हम इन नौजवानों को आने वाले वक्त में एक बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट का किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान की हायर एजुकेशन को लेकर, और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन के अंदर इन्हीं यूनिवर्सिटीज ने और इनमें पढ़ने वाले नौजवानों ने बहुत काराए नुमाया सरअंजाम भी दिए हैं। हम इस सारी सूरत हाल के अंदर किस हद तक मजीद बेहतरी की हमें जरूरत है, आगे जा सकते हैं, कौन सी खामियां हैं, कौन सी खूबियां हैं जिससे हम मजीद फायदा उठा सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का आखिरी मौजू है। और हमने ये जो 70 साल तकारीब का सिलसिला है, इसमें हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात से हम बात करें और आपके सामने मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी भी लाते रहें। इस वक्त मुझे डॉक्टर मासूम यासीन जई साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप वाइस चांसलर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, तालीम के हवाले से बड़ी सीनियर शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी हम एक्सपर्टीज की रोशनी
में आज ये इसी मौजू पे बात करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो हम ओवरऑल एक अगर एनालिसिस करें, कहाँ स्टैंड करता है हमारा जो तालीमी स्ट्रक्चर है, हमारा जो बुनियादी ढांचा है तालीम का, और उसमें आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, अगर हम तालीम को एक तो बेसिक एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन, अगर हम इसमें इसको डिवाइड कर लें तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, गो कि इन दोनों को मिलाकर साथ में बात कर लेनी चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर फ़र्क वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को पिछले 12 सालों में एक खास तवज्जो दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से खास तवज्जो इसको मिली, और आज ये हुआ कि हमारी इस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियों की तादाद जो 2002 में सिर्फ 40-50 यूनिवर्सिटियां थी हमारी कुल मिलाकर, आज उनकी तादाद 180-183 हो गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि इनकी तवज्जो देने से, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की वजह से, और यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन एक थिंक टैंक कायम करने से मुल्क के अंदर इस पूरी अक्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क के अंदर इन यूनिवर्सिटीज का लैंडस्केप चेंज हो गया। और अब हम यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटीज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली हम कम्पीट कर रही हैं, हम इंटरनेशनल सीन्स के ऊपर वो आ रहे हैं। अब वो बातें भी हो रही हैं कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी टॉप की 500 में कब आएगी, पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी टॉप की 300 में कब आएगी। ये एक प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, तादाद अब तक इतनी कम क्यों है? हमारी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज, लास्ट में भी जब रैंकिंग जारी की गई उसमें हमने देखा दो कि वी हैव सम रियली गुड इंस्टीट्यूशंस, रियली गुड यूनिवर्सिटीज, हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छी। क्यों हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कहीं हम लैग करते हैं, फंड्स में लैग करते हैं, मैनेजमेंट में लैग करते हैं, या फिर सारी चीजें हैं लेकिन इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में लैग करते हैं, बता नहीं पाते कि हमारे पास ये सब कुछ है? ये तमाम फैक्टर्स अपनी अपनी जगह पे जरूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने अंदर, एक तो हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम मिन हैसुल कौम थोड़ा सा बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं कि हमें जल्दी से ये मिल जाए। हमारी अगर आप उन यूनिवर्सिटीज की मिसाल ले लें जिनकी उम्र 700-800 साल है, तो उनके मुकाबले में हमारी यूनिवर्सिटियां, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की ज्यादा से ज्यादा 60 साल वो उम्र वो होती है। तो इस तरह इतनी जल्दी आप उसके ऊपर नहीं आ सकते, उस कंपटीशन में नहीं आ सकते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज ने फिर भी बहुत कम अरसे के अंदर जितना इन्होंने अचीव कर लिया है, यानी अब हम पाकिस्तान में 0.25% ऑफ द इंटरनेशनल रिसर्च में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गो कि मैं ये नहीं कहता कि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन 10-12 साल के अरसे में ये जो है अचीव करना, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जो हम अचीव कर चुके हैं। अब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उन ब्रिक्स कंट्रीज की अभी हालिया रिपोर्ट वो आई है कि पाकिस्तान की जो पब्लिकेशंस आ रही हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो आ रही हैं, वो ब्रिक्स कंट्रीज के उसका जो मेयार है वो ब्रिक्स कंट्रीज के मेयार से बहुत ज्यादा, जिसमें इंडिया जैसे ममालिक भी शामिल, जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, रशिया है, ये सब जो है वो उसमें शामिल हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता, अपने आप को डिफेंड नहीं करता, बहुत सारी यानी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें मिन हैसुल कौम मायूस भी नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें अपनी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि, और ये कहा जाता है कि अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पहले बीमारी की नेचर को समझे, उसके बाद दवाई तजवीज करे। ये जो खामियां हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें आप ये समझते हैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कि हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, और रैपिड या समाओ अगर टाइम टेकिंग भी है लेकिन हमने करनी है, जो हम पिछले शायद 70-50 सालों में नहीं कर पाए, वो कौन से शोबे? मैं और तो फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, मैं दो की तरफ आपकी तवज्जो और पूरी कौम की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि तालीम की जब हम बात करते हैं, देन एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर के अराउंड ही सब कुछ, उसी के ऊपर वो महवर होता है उसका, एक अच्छा टीचर। अब आप अगर हमारे पाकिस्तान में देख लें,
180 यूनिवर्सिटियों में हमारे पास 41,000 असातिज़ा कराम हैं। उन 41,000 असातिज़ा में से सिर्फ 11,000 जो हैं वो PhDs हैं। ठीक, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर PhD से कम डिग्री होल्डर्स को यूनिवर्सिटी में उस्ताद के तौर पर नहीं तस्लीम किया जाता। ठीक, तो हमारे मुल्क के अंदर गो के यूनिवर्सिटीज के लेवल के ऊपर हमने ग्रोथ कर ली, जो एक्सेस तो हमने दे दिया है, गो के एक्सेस भी अभी तक इतना वो नहीं हुआ, एक्सेस हम दे चुके हैं, लेकिन जो यानी फैकल्टी डेवलपमेंट है उसमें अभी तक हम बहुत ज्यादा। PhDs तो हमारे पास है, अब तो बहुत बड़े नंबर में लोग PhDs कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एंगेज नहीं किया जाता, या बहुत से लोग ऐसे जो प्रेफर नहीं करते यहाँ पे काम करना। ये क्या वजह है? वो बाहर जाना पसंद करते हैं। ये तो देखो, यानी जब आप किसी PhD को, एक तो है PhD प्रोड्यूस करवाना और फिर ये है कि उस PhD से काम लेना, ये दो अलग बातें हैं। उस PhD से काम लेने के लिए यू मस्ट प्रोवाइड द इनेबलिंग एनवायरमेंट देयर इन द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, वो क्या चाहता है आपसे? वो जो अगर वो सही मानों में यानी PhD अगर है तो वो ये चाहता है कि उसकी रिसर्च के लिए एक अच्छा सा माहौल हो उस इदारे के अंदर। वो ये चाहता है कि वहाँ पे वो फ्लरिश करे और वो अपना आउटकम हो उसकी, ताकि वो इंटरनेशनली कम्पीट करता जाए। आपको अभी हमारे इदारे जो हैं, अब आपको हर जगह पर इस तरह मिलेंगे कि हर इदारे में कुछ न कुछ सेंटर्स जो हैं, इस तरह सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो उभर रहे हैं, जिनके ऊपर कुछ PhDs जो हैं आकर प्रेसिपिटेट होते जा रहे हैं। ये जो, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम बात करें। जो रिसर्च का शोबा है, इससे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, हायर एजुकेशन की तरफ इतनी तवज्जो नहीं रही, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने खुद भी इशारा फरमाया कि तवज्जो दी गई है और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। रिसर्च का शोबा बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के अंदर। तालीम के साथ तरबियत और लर्निंग होना किसी प्रोफेसर का, किसी टीचर का या स्टूडेंट का बहुत जरूरी है। रिसर्च के शोबे में हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? किन स्टैंडर्ड्स पे हम स्टैंड करें? क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ खड़े हैं रिसर्च को लेकर? हमारी जो रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने पिछले साल 16,000 पब्लिकेशंस जो हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में की हैं, और इसमें से 90% जो ये पब्लिकेशंस हैं वो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने की हैं। अब 16,000 वो पब्लिकेशंस हैं जिसका मैंने आपको हवाला दिया, जिनकी साइटेशंस बहुत बेहतर है, जिनकी यानी वैल्यू है उस रिसर्च की, लेकिन अगर अब तक हम ना कर सके, अब तक जो हमारा फेल्योर है इस मुल्क के अंदर, मेरा जो फेल्योर है वो ये है कि मैं अब तक उस रिसर्च को प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं करवा सका हूं इनटू द सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री। अब हमें, अब तक तो देखो, जब आप एक नया सिलसिला शुरू करते हो आपको एक सिम्त पे लगाया जाता है। अब तक हमने अपनी तमाम फैकल्टी को इस सिम्त पे लगाया था कि आप इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिकेशंस दे दें। आज मैं उनसे ये वो कर रहा हूँ, एक आध साल से मैं उनसे ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप लोग इम्पैक्ट की तरफ आ जाएं, कि आपके रिसर्च का सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट में क्या रोल है, उसका रीच बढ़ाया जाए, इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, जो लोग पढ़ रहे हैं, आपसे और फिर अभी डिस्कशन हो रही, तो CPAC का आप ही ने तस्करा किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉर्चुनिटीज की हम बात नहीं करते अपनी तालीम के बाद। एक टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो एक विजन दे अपने स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो एक विजन के साथ एक डिग्री को अडॉप्ट करे ताकि उसके रिजल्ट्स निकले और एक नेशनली एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके टुवर्ड सोसाइटी। इस पे क्या कहेंगे? देखो, इफ द एजुकेशन इज अगर तालीम जो है वो सिर्फ डिग्री के हसूल के लिए है तो वो डिग्री तुम्हारे लिए बेकार है, एक कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, अगर आपने वो एजुकेशन ली है फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर गेनिंग नॉलेज, टुडे nobody is interested in that piece of paper जिसको आप डिग्री कहते हो। everybody is interested in the knowledge behind that paper। उस डिग्री के पीछे तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, हर एक उसमें इंटरेस्टेड है। तो यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि देखो, आप यूनिवर्सिटी में तो आ जाते हो जो कि आपका आखिरी स्टेज होता है, फिर वहां से आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। खुदारा वहां से आप इस तरह वो कर लें, इस तरह अपना टाइम सर्व कर लें कि मैंने यहां से नॉलेज गेन करके जाना है। मैं आज भी आपको दावे से कहता हूं, अगर एक
स्टूडेंट के पास, एक यूथ के पास अगर वो नॉलेज है तो उसके लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर यूथ के पास सिर्फ डिग्री है तो आई कैन नॉट गारंटी एनी। लेकिन मेरा एक सवाल थोड़ा सा कंट्री अब आपके सामने आ जाएगा कि जब हम अपनी सोसाइटी या मुआशरे की बात करते हैं तो टू सीक अ जॉब रिक्वायरमेंट इज डिग्री समहाउ। हमने बहुत जगहों पे देखा है और नॉलेज वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिग्रीज होने के बावजूद जॉब नहीं मिलती। जॉब मिल जाती है उसको जो एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है। ये अलमिया है हमारा, कोई पॉजिटिव बात नहीं है। इसको एड्रेस करने के लिए फिर क्या हो, क्योंकि एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के। देखो, एक तो सोसाइटी की कुछ खराबियां हैं, उन खराबियों के ऊपर तो ये है कि हम सब ये जानते हैं कि ये अल्टीमेटली फिर लीड करता है टुवर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट यूथ के अंदर, और फिर वो पाकिस्तान में या मुल्क के अंदर रहना नहीं चाहते। लेकिन वो बहुत कम फ्रैक्शन इस तरह होगा जो कि जिसको किसी सिफारिश से कुछ मिल जाता है, जो कि किसी गैर उस तरीके से वो मेरिट के बगैर जाकर वो ले लेता है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आज भी तू एक एहसन तरीके से, एक बेहतर अंदाज से तू अपनी डिग्री ले लेता है, यानी नॉलेज के साथ वो डिग्री ले लेता है, तो तू जिस दरवाजे के ऊपर भी जाएगा तुझे वहां से वापस नहीं लौटाया जाएगा। बहुत कम बदकिस्मत इस तरह होंगे जो कि वहां से टुकराए जाएंगे, वरना तो ये कि मेरे पास तो मेरे अपने स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे आकर बताते हैं कि सर मुझे यहाँ से भी ऑफर है, यहाँ से भी ऑफर है, यहाँ से भी ऑफर। मैं क्या ले, टाइम बड़ा कम है। जो डिग्री की सिलेक्शन होती है अपने करियर मैनेजमेंट को लेकर, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ पब्लिक फोरम्स के ऊपर स्टूडेंट्स कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि जी मैंने ये सिलेक्ट करना है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किस तरफ जाऊं। इसके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है टू मैनेज देयर करियर? क्या ऐसा टूल है जिसकी बेस पे एक बेहतर करियर ऑप्ट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन? देखो, यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंसलिंग वो हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड कॉलेजेस में जाते हैं। जब वहां से ग्रेजुएट वो कर रहे होते हैं या इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं, ये जाकर वहां पर फंक्शंस करते हैं, ये वहां पर जाकर लेक्चर्स देते हैं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। टाइम इज ओवर। गुफ्तगू ऐसी है कि जी नहीं चाहता कि खत्म हो, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानने की कोशिश कर रहे थे अपने एजुकेशनल सेक्टर को लेकर। 14 अगस्त इज अबाउट टू कम। आप जरूर कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए, यूनिवर्सिटीज को कंसल्ट कीजिए और लर्निंग की तरफ जाइए। दैट्स व्हाट डॉक्टर साहब वाज सेइंग। इसी नोट के ऊपर इजाजत चाहते हैं। कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान एच वर्ल्ड। आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।